नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी मुस्कान आपको बहुत काम आती है। कभी कभी हम किसी विशेष बात पे, जहां पे, अच्छा, ये जो घुर्राना है जिसको फ्राउनिंग कहते हैं या क्रोधित होना है, ये हम लोगों पे क्रोधित नहीं हो रहे, किसी विशेष बात पर हम हमारा क्रोध अगर दर्ज करना चाहते हैं तो उस वक्त आप अपना क्रोध का भाव भी चेहरे से दिखा सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हैं और आपके किसी सवाल का उटपटांग जवाब देंगे, तो यहां पे आप क्रोधित होने का भाव सिर्फ ऐसे दिखा सकते हैं, घुर्रा सकते हैं, समझ गया। लेकिन इसके साथ फिर अपनी स्माइल जोड़ दीजिए, तो आपने उसको पॉइंट आउट भी कर लिया, उसको नोटिस भी कर लिया और बात को हंसी से आगे टाल भी दिया कि आप अपना, आपका जो फ्लो है वो नहीं टूटना चाहिए। किसी की भी वजह से अगर आपका फ्लो टूटेगा तो आप अगली बात भूल जाएंगे और आपका पूरा स्पीच, पूरा सेशन खराब हो सकता है। उठी हुई भौएं मतलब रेज्ड आईब्रोज, ये कब करते हैं हम? ऐसे, बताओ बताओ। तो जब किसी से सवाल पूछ रहे हो तब करते हैं, या कोई आश्चर्य की बात हो, है ऐसा हुआ, फिर उसने ऐसा किया, तो जब आश्चर्य का भाव दिखाना होता है तो हम ऐसे उठी हुई भौं का इस्तेमाल करते हैं। सिकड़ी हुई भौएं जो हैं, जिनको फरोड ब्रोज बोलते हैं, ये क्या होती हैं? ये उस तनाव की स्थिति को दिखाती हैं। बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत काली रात थी, सब लोग बहुत डरे हुए थे, तो ऐसे समय पे आपकी यहां पर जो सिकुड़न आती है दोनों आंखों के बीच में, दोनों भौंों के बीच में, उसको हम बोलते हैं फरोड ब्रो। तो ये भी अपने आप में चेहरे का एक भाव है जो आपकी बात के अनुसार आपके चेहरे पर झलकना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे। वाइडन्ड आईज, जब आप ऐसे फैली हुई आंखें दिखाते हैं आश्चर्य में, तो ये तो आप जानते हैं कि अच्छा मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, कहते हैं ना ऐसा, आश्चर्य से। तो ये आश्चर्य का जब भी भाव आए तो आप इसका इस्तेमाल करें। आंखें कब मूंद ली जाती हैं? हर वक्त आंखें मूंद लेंगे तो लोगों को लगेगा कि आप सिर्फ याद कर करके रटी हुई बातें बोल रहे हैं। ऐसे अगर मैं आपसे सारी बात आंखें बंद करके बोलूं तो आपको लगेगा कि मैं मन में दोहरा रहा हूं और फिर बोल रहा हूं। आंखें कभी कभी सिर्फ तब मूंद लेते हैं, हाँ बताओ आनंद आ रहा है, तो वो जो आनंद का भाव होता है उस समय आप क्षणिक, थोड़ी देर के लिए, फॉर अ मोमेंट, आंखें मूंद के भी अपना फेशियल एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं। फिर कुछ जेस्चर्स होते हैं, जैसे कि हम कोई बात किसी को समझ में आ रही है तो हम ऐसे अंगूठा दिखाते हैं। तो हम कई बार ऐसा, देखिए, उंगली ऊपर की ओर किया, थम्स अप किया, उंगली ऊपर की तरफ की, यस, थम्स अप, क्रिस्टल क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने हैंड जेस्चर्स को यूज करते हैं। हाथ मिलाने जैसी स्थिति कब होती है? जब हम 1 to 1 किसी से मिलते हैं। वेव, हाथ हिलाना, जैसे स्टेज पे गए तो सबको अभिवादन किया, हाथ जोड़ के फिर ऐसे वेव किया, तो ये आपको उनके साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। पॉइंट आउट किया, किसने जवाब दिया, अच्छा आप बताइए, आप बताइए, ऐसे पॉइंट आउट करना, तो पॉइंट करना। सिर हिलाना, सिर हिलाना, हां में, ना में, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ गया, ओके। तो इस तरीके से अपने सिर को हिलाने से भी आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो ये सारे वो जेस्चर्स हैं जो आपको आना चाहिए। कई बार हम ऐसे बाहों को बंद कर लेते हैं, बिल्कुल बांध के खड़े हो जाते हैं, तो ये हमारी दृढ़ता को दिखाता है। लेकिन एक अच्छे स्पीकर को ऐसे बंद बाहों से बात नहीं करनी चाहिए। क्षण भर के लिए, कोई विशेष बात के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि आप सामने वाले के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो हमेशा ओपन जेस्चर होना चाहिए, क्लोज जेस्चर नहीं होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें आई कांटेक्ट के बारे में, तो ये थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। जब कभी भी मान लीजिए कोई इंटरव्यू हो रहा है, उस इंटरव्यू के दौरान भी जब हम आंखों से संपर्क करते हैं, जो इंटरव्यूअर है, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, उससे जब हम आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, जवाब उसको देते हैं सभ्यतापूर्ण तरीके से, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को झलकाता है, हमारे इंटरेस्ट को, हमारी रुचि को संकेतित करता है कि ये आदमी इंटरेस्ट से मेरी बात सुन रहा है। बोलते समय आंखों से संपर्क अगर आप टालते हैं, आई कांटेक्ट को आप नहीं रखते हैं, तो ये क्या दिखाएगा? आपका कॉन्फिडेंस कम है, आप तनाव में हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं, या आपको जानकारी की कमी है। तो कोशिश करिए जब कभी भी, चाहे 1 to 1 हो, इंटरव्यू के दौरान हो, या पब्लिक से बात कर रहे हो। पब्लिक में इतने सारे लोग हैं, सबकी आंखों में आंखें नहीं डाली जा सकती, लेकिन जब भी आप देख रहे हैं तो ऐसे ऊपर देख के मत बात करिए, इधर साइड में देख के मत बात करिए, सामने ऐसा लगे कि आप जिन भी लोगों को देख रहे हैं उनके साथ आपका एक आई कांटेक्ट बन रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है पब्लिक स्पीकिंग में।
एक वक्ता अपने दर्शकों के साथ आंखों से संपर्क बनाए रखकर उनका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। समझ गए बात को? और साथ ही साथ एक दोस्त के साथ बातचीत के दौरान सहानुभूति और समझ का प्रकट करने के लिए आंखों से संपर्क करना बड़ी आवश्यक बात है। जब भी आप किसी से 1 to 1 बात कर रहे हैं, अपने मित्र से बात कर रहे हैं, तो आपके आंखों का जो कांटेक्ट उसकी आंखों के साथ होता है, उससे वो कनेक्शन डेवलप होता है, एक कनेक्शन बनता है, एक बॉन्ड बनता है, और वो बॉन्ड सहानुभूति को दर्शाता है, समझ को दर्शाता है। आप उसके साथ पूरी तरह से उस क्षण हैं, उसी के साथ बातचीत में आपका पूरा ध्यान है, इस बात को दर्शाता है। ये आई कांटेक्ट बड़ी कमाल की चीज है, ये हम सबको करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई बार लोग थोड़ी देर बाद आप इधर उधर ध्यान देने लगते हैं, क्या दिखाता है कि ये दर्शाता है कि आपका इंटरेस्ट बात से चला गया है। वोकल टोन एंड पिच, आपका टोन और आपके बात करने की जो आवाज में कह सकते हैं ना उतार चढ़ाव, वो उतार चढ़ाव आपकी बात को महत्वपूर्ण दिशा देते हैं। ऐसी दिशा जिससे लोग तुरंत आपकी तरफ, जैसे ही बात को आपने थोड़ा सा टोन ऊंचा किया किसी विशेष बात पे, तो लोगों का ध्यान तुरंत आपकी तरफ आकर्षित होता है। जब आप लीडरशिप में हो, नेतृत्व की बात कर रहे हो, आत्मविश्वास को प्रकट करना चाहते हो, कोई दिशा निर्देश देना चाहते हो, आप चाहते हैं कोई इंस्ट्रक्शंस किसी को दिए जाएं, उस वक्त आपका टोन दूसरे टोन से अलग होना चाहिए, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन वाले भाव में बात कर रहे हैं, निर्देश देना चाहते हैं। व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए, शांत करने के लिए कोमल ध्वनि, सॉफ्ट वॉइस होनी चाहिए। प्रेम पूर्वक बात करिए, आराम से बात करिए, धीमे धीमे बात करिए, क्योंकि आप उसको शांत करना चाह रहे हैं। कोई उग्र हुआ है, आपकी बात नहीं समझना चाह रहा है उसको, या वो परेशान है, दुखी है, उस वक्त अगर आप जोर जोर से बात करेंगे, जब कोई दुखी है, तो वो कैसे आपसे जुड़ पाएगा? आपको प्रेम से बात करनी होगी, कोमल ध्वनि के साथ बात करनी होगी। दुखी लोगों से, परेशान लोगों से, या जो क्रोधित लोग हैं, उनसे भी जब बात करनी है तो शांत तरीके से बात करनी है। तो ये जो आवाज का उतार चढ़ाव है, ये अति महत्वपूर्ण है एज अ कम्युनिकेटर। फिर मैं बात करूंगा प्रस्तुति के दौरान, कोई भी प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, दर्शकों को लगातार अपने साथ जोड़ के रखने के लिए, उनके उत्साह को बनाए रखने के लिए आपको अपने पिच को समय समय पर ऊपर नीचे करना चाहिए। आप एक ही तरीके से, एक ही सुर में लगातार बोलते रहेंगे तो बोरिंग हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ नहीं पाएंगे। तो बात के अनुसार, जो भी कहानी आप सुना रहे हैं, जो भी उदाहरण आप दे रहे हैं, उसके अनुसार आपकी आवाज का उतार चढ़ाव होना ही चाहिए। और एक स्पीच के दौरान तो ये कई बार होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये भी एक ऐसी चीज है जिस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अविश्वास की बात कर रहे हैं, या मतलब अविश्वास को दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा? जब आप किसी को हंसी, मतलब उपहास कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो उसको व्यक्त करने के लिए निंदात्मक या हास्य ध्वनि का उपयोग करना। इसको सिंपल शब्दों में समझाता हूं। जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो अपन नहीं कहते हैं हाँ समझ गया, मैं समझ गया। तो ये क्या है? ये क्रिटिसिज्म की हंसी है। यहां पर आप उसको थोड़ा थोड़ा ये बताना चाहते हैं कि मैं तेरी बात तो समझ गया, पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, तो आपने हंस के बताया। तो ये जो उपहास करते हुए, मजाक बनाते हुए हंसने का एक अंदाज है, ये भी आपको आना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा कम्युनिकेटर, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वो है जिसके पास हर कला हो, हर तरीका हो किसी भी दर्शक को संभालने का, उसे समझाने का। आगे हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपको जो भी बिंदु, जो भी पॉइंट आप जोर देके बताना चाहते हैं, जैसे मैंने कई बार किया है, जब जोर देके बताना चाहते हैं तो जहां जोर देना है उस जगह पे आपकी आवाज में भी जोर आना चाहिए। कोई गंभीरता से कोई बात को प्रकट करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आपको अपनी बात धीरे कर लेनी चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, गंभीर टोन में बात करनी चाहिए। जब गंभीर टोन में बात करेंगे तो सामने वाले को तुरंत एहसास होगा कि ये कोई गंभीर बात कर रहा है, और ऐसी बात को वो ध्यान से सुनेगा। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं एज अ पब्लिक स्पीकर, मतलब आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, चेहरे के हाव भाव की बात कर रहे हैं, हैंड जेस्चर्स की बात कर रहे हैं। और ये सब क्यों आवश्यक है? ये आपकी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, ये आपकी मौखिक संचार को भी और मजबूत बनाता है। मैं बोल तो रही हूं, लेकिन साथ में मेरे हाथ चल रहे हैं ना, साथ में मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी बदल रहे हैं, मेरे चेहरे के हाव भाव बदल रहे हैं। ये सब मेरी बात को और मजबूत बनाता है, उसे सपोर्ट करता है। संबंध अच्छे बनते हैं। संबंध मतलब आपका और सामने जो सुन रहा है उसके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है।
उस वक्त का संबंध बड़ा खास है, क्योंकि तभी वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा। आपके आत्मविश्वास को और आपकी विश्वसनीयता को, मतलब आप पे विश्वास कोई करे, यह बड़ा आवश्यक है बातचीत के दौरान। तो यह उनको भी मजबूत बनाता है, विश्वसनीयता को प्रकट करता है, आपकी बात को समझाने के लिए बड़ा सुविधाजनक हो जाता है। अगर आप मान लीजिए मैं सारी बात इस तरह से हाथ बांध करके आपको बोलता रहूं, जो कुछ भी मैं यहां आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, और मैं अपने हाथों का इस्तेमाल ही ना करूं, चेहरे के हाव भाव भी बिल्कुल ना बदलूं, तो मुझे मेरी बात आपको समझाने में बड़ी मुश्किल आएगी। लेकिन वहीं जैसे ही मेरे हाथ खुले तो हैंड मूवमेंट्स की मदद से, चेहरे के हाव भाव की मदद से मैं आपको अपनी बात बड़ी आसानी से समझा सकता हूं। याद रखिए दोस्तों, जब कभी भी एज अ पब्लिक स्पीकर आप लोगों के सामने हो, तो हमें एक दूसरे की संस्कृति की, एक दूसरे का जो हमारी परवरिश हुई है, हमारे जो वैल्यूज हैं हमारे घर से जो हमें प्राप्त हुई हैं, इन सब का बड़ा ध्यान रखना है। तो सांस्कृतिक और परस्पर सांस्कृतिक संचार के लिए भी ये अति आवश्यक है। क्या? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आपके प्रभावों का प्रबंधन, जो आपके इंप्रेशंस हैं उनको मैनेज करने में भी ये काम आता है। आपने देखा कभी गुस्सा आ जाए तो ऐसे थोड़ा सा मुट्ठी बंद कर लेनी चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए, तो उस क्षण के लिए आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके कई सारे इमोशंस को, कई सारे भावों को, उनको मैनेज करने में, उनका प्रबंधन करने में भी मदद करता है। सुनने और बातचीत में आपका जो इंटरेस्ट है, एंगेजमेंट है, संलग्नता है, उसका भी संकेत देता है। जब मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूं, आपकी बात सुनते हुए ऐसे गर्दन हिला रहा हूं, जब आपका ऑडियंस भी आपको ऐसे कोई ना कोई भाव देता है, आपने जो भी बोला वो अगर अपने हाव भाव से ये बताता है कि हाँ उसको बात समझ में आ गई, तो आपको भी अच्छा लगता है। तो याद रखिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो सामने वाले को भी अच्छी लगती है। तो हमेशा कोई ना कोई जेस्चर, कोई ना कोई रेस्पॉन्स आप देते रहिए, प्रतिक्रिया देते रहिए। वहीं अगर हम बात करें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में प्रतिक्रिया देने की, तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, प्रतिक्रिया देना इसलिए आवश्यक है ताकि आप सुधार कर पाएं। मतलब आप सामने वाले से प्रतिक्रिया लें, उसको अगर कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो वो उसके सुधार के लिए आवश्यक है। अगर आप किसी को प्रतिक्रिया देते हैं तो उसके पहले आपको सोचना चाहिए, सोच समझ के प्रतिक्रिया दीजिए। हमेशा किसी में कोई कमी निकालने के लिए प्रतिक्रिया या फीडबैक नहीं देना चाहिए, उसमें कुछ बेहतर किया जा सके ऐसी अगर आपके पास कोई बात है कि ये चीज मुझे ऐसे नहीं ठीक लगी पर आप ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए। फिर कई लोगों के बीच में संघर्ष का समाधान करने में भी ये मदद करता है। जब लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। उस समय उन संघर्षों को रोका जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है। आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, वही संघर्ष की स्थिति में जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करके बात को ठंडा करते हैं ना, यही तो कहते हैं कि बातचीत को खत्म करना, बातचीत को सुलझा लेना, जो भी परेशानी थी उसको सुलझाना। तो इसके लिए भी आपकी ये जो बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये बड़े काम आते हैं और आपकी लीडरशिप स्किल्स को ये बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को आप अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएं अपनी बातचीत के दौरान, अपने कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ, तो ये आपको एक बेहतर स्पीकर बनाता है। लेकिन कुछ विजुअल कम्युनिकेशंस भी हैं। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब इनका क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले तो जो भी चीज हम देखते हैं, अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन यहां दे रहा हूं तो इसको देखते ही तुरंत आपके मन में कोई ना कोई बात आएगी। अगर मैं यहां पे एक गुब्बारा बना दूं तो उस गुब्बारे को देखते ही आपके मन में, एक बड़ा सा गुब्बारा मैंने बनाया तो आपके मन में गुब्बारा शब्द उभरेगा। आप गुब्बारे से जुड़ी हुई कोई चीज दिमाग में सोचेंगे, गुब्बारा हवा में उड़ जाता है, ऐसा कुछ सोचेंगे। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन तत्काल इमीडिएट इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव करते हैं। दूसरा, ये स्पष्टता लाते हैं बात को समझने में। आप जो भी बात बोल रहे हैं उसको समझने में क्लैरिटी आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है। और सबसे खास चीज वैश्विक समझ है। अब गुब्बारे को अंग्रेजी में बलून बोल दीजिए, कोई आम भाषा में इसको फुग्गा बोल सकता है, कुछ भी बोलिए, लेकिन अगर मैं दिखा दूं तो आपको, मुझे शब्द की जगह सिर्फ दिखाने भर से ही आपके दिमाग में मैं एक इंप्रेशन, एक छाप बना दूंगा गुब्बारे की। अब आप किसी भी भाषा में उसको समझते हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ये गुब्बारा है, बलून है, फुग्गा है, या कोई और शब्द भी अगर इसके लिए है
तो वो आपको देखते ही आप उसे पहचान जाएंगे। तो बात आपके पास पहुंच गई और वैश्विक तौर पे पहुंच गई, मतलब चाहे कोई भी भाषा समझने वाला व्यक्ति सामने बैठा है उसको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपन विजुअल कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। स्मृति धारण करने में, मतलब मेमोरी को रिटेंशन करने में भी, जो चीज हम देखते हैं ना एक बार, वो हमारे दिमाग में गहरे समय तक, लंबे समय तक उसकी छाप रहती है, उसकी याददाश्त रहती है। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से हम किसी भी बात को गहरे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और ये बड़ा आवश्यक है। अगर आप चीजों को याद रखना चाहते हैं तो उसको विजुअलाइज करिए, उसको दृश्यात्मक कुछ उसके तथ्य सामने लेके आइए, उसको बना के, ऐसे पिक्चर बना के उसकी कोई अगर आप याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ये भावनात्मक संबंध भी गहरा करता है। आपका किसी भी चीज से जुड़ाव उसको देखने के बाद ज्यादा हो जाता है। सिर्फ सुनेंगे उस चीज के बारे में तो उतना मजा नहीं आएगा। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे जलेबी की बात करूं तो हो सकता है थोड़ी देर बात करूं और आपको भूख भी लग रही हो और आप जलेबी पसंद करते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाए, लेकिन वही जलेबी अगर मैं आपके सामने रख दूं तो देखते ही आपके मुंह में पक्का पानी आ जाएगा। तो ये देखने का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, आपके भावनाओं को ये भड़काता है, भावनाओं को ये उत्तेजित करता है। ध्यान धारण करने में, अटेंशन गेन करने में, अटेंशन को बहुत देर तक बनाए रखने में, फोकस को बहुत देर तक बनाए रखने में भी विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। शिक्षा का समर्थन, मतलब किसी भी बात को आप देखिए, किताबें जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई चित्र जुड़ा होता है, तो उस बात को समझने के लिए एक चित्र दिया गया है तो वो बात ज्यादा आसानी से समझ में आती है। तो एजुकेशन में, शिक्षा में भी विजुअल कम्युनिकेशन अति महत्वपूर्ण है। किसी भी ब्रांड की पहचान के लिए, अब आप समझ ही गए होंगे, जब मैं कोई भी एक लोगो बनाता हूं, आप जानते हैं ना ब्रांड का एक लोगो होता है जिससे हम उस ब्रांड को पहचानते हैं, किसी भी कंपनी को पहचानते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पहचानते हैं, संस्था को। तो उस ब्रांड को पहचानने में भी विजुअल कम्युनिकेशन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ ही साथ आपका डेटा को प्रभावी तरीके से समझाया जा सकता है दिखा के। ये जो ग्राफ अपन बनाते हैं, ग्राफ बनते हैं, पिक्चर्स बनती हैं, कोई ना कोई हिस्टोग्राम बनता है, तो कई तरह के चित्र से डायग्राम बना के हम किसी भी डेटा को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और वेब, मतलब जो इंटरनेट पे अपन वेबसाइट देखते हैं और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर हम कोई भी चीज देखते हैं, वहां ज्यादातर चीजें देखी जाती हैं, सुनी कम जाती हैं। यूट्यूब पे आप जाते हैं, वहां कोई वीडियो देखते हैं जिससे आपको ज्ञान मिल रहा है, लेकिन ये देखने का जो हिस्सा है जिसको हम बोल रहे हैं विजुअल कम्युनिकेशन, यही उस बात को ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ने वाला बनाता है। विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से आपकी प्रेरणा शक्ति भी बढ़ती है। प्रेरणा शक्ति से मतलब क्या है? किसी भी चीज में जो जानकारी आप ले रहे हैं, उस जानकारी में आपकी और इच्छा जागृत हो, उसे और गहराई से आप जानना चाहें। ये हम चित्रों के माध्यम से जब हम किसी बात को समझाते हैं तो वो जो प्रेरणा शक्ति है वो हमारी बढ़ जाती है, हमें और जानकारी लेने की इच्छा होती है। अगर सिर्फ बोला जाए, सिर्फ सुना जाए, कोई बोल रहा है हम सुन रहे हैं, तो उससे हमारी इच्छा शक्ति जो है वो बनी रह सकती है, लेकिन उसको बनाए रखने में परेशानी होगी। साथ साथ अगर कोई चीज चित्र दिखा दिए जाए, मैं बोल रहा हूं और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कुछ चित्र भी आप साथ में देखें, तो आपको बड़ा आनंद आएगा और ज्यादा जानने की इच्छा होगी। तो वो परसिवनेस जो है वो आपको और गहरी होती चली जाएगी, आपकी प्रेरणा शक्ति बढ़ जाएगी। पहुंचनीयता, असेसिबिलिटी, किसी भी चीज तक आपकी पहुंच कितनी है, कितना गहराई तक आप उसमें जा पा रहे हैं, ये भी चित्रों के माध्यम से ही बड़ा आसान बनाया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। तो वो एसेसिबिलिटी आपकी बढ़ गई है, उस तक गहराई तक आपकी पहुंच बढ़ गई है। ये आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ाता है और इनोवेशन, नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है। जब हम कुछ देखते हैं तो उससे संबंधित 4 और चित्र हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। हमने एक चित्र देखा लेकिन दिमाग ने उसके 4 चित्र और बना लिए, उससे संबंधित नई नई बातें और हमको दिमाग समझाने लगा। तो ये इनोवेशन की तरफ भी हमको बढ़ावा देता है। और सबसे खास बात अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब स्टोरी टेलिंग की बात आती है, कोई कहानी सुनाने की बात आती है, तो कहानी आमतौर पे सुनी ही जाती है, लेकिन अगर उसके साथ कोई चित्र भी दिखा दिया जाए, जैसे कार्टून्स में होता है, जैसे पिक्चरों में होता है, ऐसा कोई एनिमेशन है, ऐसा कोई दृश्य है जो आपको कहानी को समझने में और मजेदार बना दे, उसको आसान बना दे, तो आपको उस कहानी का प्रभाव भी गहरा होता है और आपको उस कहानी में अंत तक पूरा इंटरेस्ट बना रहता है आपका। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ साझा की वो सारी बातें जो आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बना सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस
वीडियो प्रोग्राम के माध्यम से, इस पूरे कोर्स के माध्यम से आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन रहे हैं और बहुत जल्द आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।